जी दोस्तों, समय हो गया है 9। आज रविवार का दिन है और मैं बदलते दौर में आपके साथ हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि हम सभी से जुड़ा हुआ है और उस पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। तो जी, आज का टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूं, उस पर हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लें और उनको रूबरू कराएं। उससे पहले आज की हेडलाइन। राज्यपालों का तबादला या उनको हटाने की मुहिम बीजेपी की बरकरार। गुजरात के राज्यपाल को मिजोरम में शिफ्ट किया और तब तक राजस्थान की राज्यपाल संभालेंगी गुजरात का कामकाज। पटना के बाद अब उड़ीसा में मिड डे मील में कोई नशीला पदार्थ गिरा, 6 की हालत गंभीर। कलकत्ता के 19 साल के लड़के ने किया शराब माफियाओं का विरोध, अपराधियों ने कार्यकर्ता को फांसी पर लटकाया। नरेंद्र मोदी के करीब माने जाने वाले ओपी धनखड़ का शर्मनाक बयान, कहा अगर हरियाणा में आप हमें जिताओगे तो देंगे बिहारी दुल्हन, चारों तरफ गिरे। और फीफा फुटबॉल का जोश बॉलीवुड के स्टार्स पर भी लगातार कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ट्वीट मैच के दौरान। अरुणाचल प्रदेश में अब चाइना की दूरसंचार कंपनियों का आ रहा है नेटवर्क, लेकिन भारत की कंपनियों का नेटवर्क नदारद। एक मैगजीन के अनुसार दीपिका पादुकोण बनी सबसे सेक्सी वीमेन ऑफ द वर्ल्ड, करना चाहती है सलमान खान के साथ काम। तो जी, इन तमाम हेडलाइंस के बाद आप सभी का स्वागत है, लिसनर्स आपका स्वागत है, एक्सपर्ट्स को मैं आपसे रूबरू कराता हूं और आज के टॉपिक से आपको मिलाता हूं। आज का टॉपिक है क्यों एनजीओज, क्या एनजीओज पैसा कमाने के मकसद से खोली जाती हैं, क्या एनजीओज का जो मकसद है उनसे भटक गई हैं, और एनजीओज की संख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। इस पर बात करने के लिए I have got first time joining me the master in human resources as well as leadership trainer I think in Wipro, Ma'am Nupur Jain ji. Extend a very warm welcome, ma'am. First time joining us in Badalta Daur. Thank you. I have got Madhu Singhal ma'am, the founder member of the Mitra Jyoti, constant supporter of Radio Udan, and we thank you so much for giving our detail in your magazine Sansha and one other Saparda Shankla, I think. Thank you so much, ma'am. Thank you. It is my pleasure. I have got Dr. Sareen, is one of the permanent panelists of our discussion program. Would have the straightforward views from him. So welcome. Thanks. Very shortly, Preeti Monga ma'am will join us, and on the other hand, Dr. Tripathi, Dr. Santosh S.K. Tripathi will join us. Prashant Ranjan, due to some reasons, he is not with us. We had invited though. तो आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। सरीन सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल ये बताइए, वॉलंटियर एनजीओ और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है, और 1990 के बाद एक ड्रास्टिक एक फ्लड सा आ गया एनजीओस का, इसके रीज़न क्या है? देखिए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा संगठन हो सकता है जो अपने स्वार्थ से हटकर समाज के हित में कोई काम करना चाहे। वो पंजीकृत हो या ना हो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बिना पंजीकरण के भी बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो परियोजना चलाए। उसके कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत स्थूल रूप में दिखे नहीं, और वो बहुत अहम भूमिका इस तरह से निभाते हैं
कि आपको जनता को जागरूक करना होता है अपने अधिकारों के लिए। और अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई मकान बनाएं या कोई बिल्डिंग खड़ी करें तब जाके वो संस्था समझिए। इसके अगेंस्ट एनजीओ की जो न्यूनतम शर्तें हैं वो ये है कि पहले तो उसे पंजीकृत होना चाहिए। दूसरा, उसे परियोजनाएं ऐसी सरकार से लेनी चाहिए, ऐसी परियोजनाएं सरकार से ले जिनमें सरकार उन्हें इकोनॉमिकली सपोर्ट करे। तो इन्हें वे तो गवर्नमेंट का काम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हुए करती हैं, पर शर्त उसमें यही है कि गवर्नमेंट की भागीदारी जो कुछ भी होगी वो केवल एडवाइजरी होगी या कुछ सेंस से मॉनिटरिंग होगी। आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा 90 के बाद के बढ़ते दशक में ये सब क्यों, मैं बहुत लंबी दास्तां में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक घंटा है और उसमें सब कुछ डिस्कस भी करना है। दो चीजों पे संकेत जरूर दूंगा। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिस समय बहुत प्रैक्टिस में आए उस समय तक एक छवि थी कि राज्य कल्याणकारी भूमिका निभाएगा, एक वेलफेयर रोल। ग्रेजुअली वो वेलफेयर रोल ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से घटता चला गया, और जब घटता चला गया तो एक सोच सीधी आई कि आखिर से करेगा कौन। और इस सोच में घटा कि हम कल्याणकारी कामों के लिए अतिरिक्त पैसा सरकार क्यों खर्चे। तो निश्चित तौर पर ये काम सौंप दिए गए एनजीओ को, चाहे कॉल सेंटर एनजीओ चलाएं, चाहे स्कूल चलाएं, कम वेतन पे कैसे आप लोगों से काम ले सकते हैं। वो काम जो बेसिकली सरकार को करने चाहिए थे, वो काम जो बेसिकली सर्विसेज होने चाहिए थे, उनको इस तुला तौलकर कि वो बिजनेस के हिसाब से लाभ और हानि दे, हमने धीरे धीरे वो काम एनजीओ को देने शुरू कर दिए। अब उस पर क्या क्वालिटी रही, कितनी क्वालिटी रही, वो एक डिबेटेबल इशू है। उस पर मैं मानता हूँ चर्चा के आगे बढ़ने पर कुछ बात की जा सकती है। और लिसनर्स, लाइंस खुली हैं रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी पर। अपने सुझाव, अपने चैट्स, अपने क्वेश्चन आप हमें बिल्कुल दे सकते हैं, और क्वेश्चंस मेरे पास आने भी शुरू हो गए हैं। वाला यू ट्राई टू कनेक्ट विद प्रीति मैम एंड मधु सिंगल मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एनजीओ को क्या अट्रैक्शन होती है एनजीओ खोलने, किस पर्पज से खोली जाती है? क्या सिर्फ एक ही पर्पज है, पैसे कमाना? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि केवल एक ही पर्पज है पैसे कमाने। एक्चुअली अभी तक हमेशा के साथ रहते हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। एनजीओ का पर्पस जो हम चाहते हैं कि भाई एनजीओ खोलने का पर्पस क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हम कैसे करें, जिस उद्देश्य के लिए वो एनजीओ खुली गई है उस उद्देश्य को आगे कैसे बढ़ाएं और किस तरह से इस लोक कल्याण का कार्य किया जाए उस एनजीओ के तहत, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि 1990 के बाद एनजीओज have come like a mushrooms कि every single person, every Tom, Dick and Harry wants to start their own NGO। इसके रीजन कोई भी रहे होंगे, बहुत सारे रीजन रहते हैं। मे बी somebody wants their personal attraction, somebody wants, yes, उनके दिमाग में कुछ उद्देश्य चल रहे होंगे कि उस उद्देश्य के लिए एनजीओ खोली जाती है, और वो दूसरों के साथ में शामिल नहीं होना चाहते, तो उन लोगों ने इस तरह की एनजीओ खोल ली है। इसमें कोई गलत भी नहीं है अगर ज्यादा से ज्यादा एनजीओज आए और लोगों को। हेलो जी 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 मैम, वेलकम वेलकम जी, जी जी वेलकम। लोगों के लिए वेलफेयर काम करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे दृष्टिहीन है, अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहने का उद्देश्य ये है कि एक बार एनजीओ खोल तो ली जाती है, लेकिन बाद में उसके उद्देश्य थोड़े चेंज हो जाते हैं, उनका कार्य करने का तरीका जो बदल जाता है, उसमें हम लोगों को परेशानी होती है। उसके अलावा बहुत सारी एनजीओ एक इसमें आ जाती है, तो इससे जो नुकसान और फायदा अगर हम लें तो हमारे दृष्टिहीन भाई बहन ही ज्यादा नुकसान में रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि किस एनजीओ के पास जाए, किस तरह से लोगों से मदद ले। उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे डोनर्स हैं
वो भी बट जाते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम होता कि किस प्रकार से किस एनजीओ को और कैसे हेल्प की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि एक एक पर्सन एनजीओ खोलना चाह रहा है, और इस एनजीओ को हम किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से इन सब लोगों को एक साथ लेके चले, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर खड़ा हुआ है। जी, प्रश्न तो ये खड़ा होगा जी। हमारे पास प्रीति मैम हैज जॉइंड अस, द डायरेक्टर ऑफ सिल्वर लाइनिंग, द कांस्टेंट सपोर्टर ऑफ योगदान एज वेल। जी मैम। नुपो मैम, आई विल गेट बैक टू प्रीति मैम, आपके पास आऊँगा, उससे पहले हम नुपो मैम को व्यूज लें। नुपो मैम, आपने सुना अभी मधु सिंघल मैम को, आप क्या विचार हैं, आप क्या मानती हैं, क्या ये एनजीओज अपना करेक्टर लूज कर रही हैं, क्या लोगों का विश्वास हटता जा रहा है, कौन सी फील्ड है जिसमें आपको लगता है वाकई एनजीओ काम कर रही हैं जो उनको करना चाहिए? मेरा मतलब फ्रॉम द डिस्टेंस अगर मैं देखती हूँ तो जैसे कहते हैं, हिंदी में कहावत होती है कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि एनजीओज अपनी तरफ से काम नहीं करती हैं, बहुत सारी एनजीओज अपनी तरफ से काम करती हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं। पर जैसा कि हम देखते हैं, सब अपनी अपनी एनजीओ खोल लेते हैं बिजनेस बनाने के लिए, या उनका कुछ भी अपना पर्पस हो वो हमें नहीं पता, पर केवल दिखाने के लिए वो खोल के बैठ जाते हैं और उसमें कुछ काम ग्राउंड लेवल पे होता नहीं है। पर मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सभी एनजीओ एक जैसी होती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने बचपन से अपनी जो पढ़ाई की है वो एनजीओ के बलबूते पे की है, और आज जबकि मैं विप्रो में काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप में काम करती हूँ। आज भी जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, मैं एनजीओ से काफी मदद लेती हूँ, जिसमें कि एक मित्र ज्योति है बैंगलोर की, जिसके मैं पास हर सैटरडे, कभी कभी वीक डेज में भी चले जाती हूँ, मुझे ये काम करके दे दो, मुझे ये किताब पढ़ने नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, ये करके दो। और मेरी नीड बेसिस पे मुझे काम करके मिलता है। केवल मित्र ज्योति ही नहीं, काफी एनजीओज हैं, दिल्ली में भी हैं जिनके साथ में हम काम करते हैं। अभी मेरा बच्चा छोटा है, 2 साल का है, जिसको मैं पढ़ाने के लिए मुझे काफी स्ट्रगल होती है कि मैं कैसे पढ़ाऊं। तो एनजीओज हैं जो कि मेरे को मटेरियल कन्वर्ट करके देती हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसको टेक्टाइल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनजीओज हैं जो कुछ पैसा बनाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी एनजीओज एक जैसी हैं। बहुत सारी एनजीओज भला अच्छा काम भी करती हैं। That's fine. Thank you. जी, Dr. Tripathi, the retired professor from the Banaras Hindu University, and sometimes he shifted to the Bundelkhand University, the professor of philosophy, has joined us as well. Sir, welcome. Thank you. जी, प्रीति मैम, आपके पास आऊंगा जी। दिल्ली गए हाल आपसे जानना चाहूंगा। जिसके पास 2 कमरे हैं, एनजीओ खुल जाती है, चाहे सोने के लिए 1 कमरा हो चलेगा, 2 कमरे एनजीओ के लिए 1 कमरा चाहिए, एनजीओ खोले। तो एक प्रोफेशनल एनजीओ का भी आपका एक मानना था, आपके पॉइंट्स थे जी, आपके मैं ओपनिंग कमेंट्स चाहूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम लोग बहुत इजीली हर चीज का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कर लेते हैं। हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, बहुत अरबों तक इसकी आबादी जाती है, और मेरा मानना है कि अगर जितने लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अगर वो 2-4 का भी भला कर सकें तो बहुत सारी रीच हमारी बढ़ जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि जितने एनजीओज आ रहे हैं, एनजीओज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई दिल में हर एक के भलाई का एक जो भी अच्छा इंसान काम कर रहा है या उसका। Do you really think everybody? नहीं, देखिए, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, फिर इसका दूसरा साइड भी बताऊंगी कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि अच्छा करें। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया चल रही है, आज भी चल रही है। जब मैं छोटी थी तब हमें सुनने को आता था कि आज से 20 साल बाद ना कोई बच्चा माँ को माँ कहेगा, ना माँ अपने बच्चे को बच्चे कहेगी, सांस हम ले नहीं सकेंगे मेट्रोज में, अभी भी हम जिंदा हैं, ठीक है। तो दुनिया चल रही है और ये शायद बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से दुनिया चल रही है।
तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए बहुत सारे लोग कुछ कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, और एक एनजीओ का एक फैशन भी चल चुका है, बात एनजीओ के थ्रू हम लोग कुछ कुछ करते हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड हर चीज में अगर नुकसान फायदा है तो नुकसान भी यही है, क्योंकि गुड बैड, अच्छा बुरा और फायदा नुकसान ये एक ही पोल के दो साइड होते हैं, मतलब दो छोर होते हैं। तो किस साइड में एक साइड के बिना दूसरा साइड नहीं रह सकता। तो डेफिनेटली कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं और कुछ लोग सच में काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग जब एनजीओ के साथ हमारा तालमेल जमता है या हम एनजीओ के पास जाते हैं, जो हमारे पास आता है, तो हमें उसको अपने जजमेंट से और अपने सूझबूझ से देखना चाहिए कि ये एनजीओ कहाँ तक जा रहा है, ये क्या कर रहा है और किस तरीके से हमें इसको सपोर्ट करना है या इससे सपोर्ट लेना है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है, मैं ये भी मानती हूँ कि इट इज अ प्रोफेशन एंड इट शुड बिकम प्रोफेशनल। क्योंकि जो लोग एनजीओ चलाते हैं उनको लगता है हम इसमें सिर्फ फ्री का सर्विस दें, हम भी फ्री सर्विस करें और आगे लोग भी, मतलब इसको सेकंड क्वालिटी तरीके से हम काम देते हैं। अगर हम किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें अपना 100% देते हैं, बिकॉज हमारी दाल रोटी उससे जुड़ी हुई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एनजीओ चाह रहे हैं तो वो एक साइडलाइन है, तो थोड़ा बहुत जो वक्त बचता है तो थोड़ा भलाई के काम में लगा दिया जाए। तो हम उसको उस नजर से देखते हैं कि अंडर प्रिविलेज के लिए काम है तो काम भी अनप्रिविलेज्ड ही होना चाहिए इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से मेरी दाल रोटी नहीं निकलेगी। व्हाई शुड आई गिव इट फुल टाइम, व्हाई शुड आई गिव इट माय 100%। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत कम, अब मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे हैं, लेकिन बहुत कम क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो बहुत कम एनजीओ पूरी तरह से दे पा रहे हैं, बिकॉज उनका उसमें सेल्फ इंटरेस्ट जो है, दाल रोटी जो है वो जुड़ी नहीं हुई है जी। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहती थी। त्रिपाठी सर, एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा जी। एक मैं ये बात आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आप ये बताइए कि अगर एनजीओ, हम जैसे काफी लोग फेवर कर रहे हैं एनजीओ को, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अनडाउटली कर भी रही हैं कुछ, तो फिर उसी तरह की सेम एनजीओ खोलने की क्या जरूरत है? जब एक एनजीओ पहले से ही अच्छा काम कर रही है, इट मीन्स कि हमें उस पर विश्वास नहीं है, जहां हम कुछ पर्सनल अपना सिग्निफिकेंस चाहते हैं इसीलिए हम खोल रहे हैं। नंबर 2, अगर कोई सच्चे दिल से काम करना चाहता है तो क्यों अभी तक ग्रामीण एरियाज में हमारे जो एनजीओज नहीं पहुंच रही हैं, ओनली अपने एरिया तक लिमिटेड हैं? जी, आपने जो सवाल किया उसमें आधा का उत्तर भी आपने दे दिया। एक्चुअली हमने पहले लोगों ने क्या कहा हमने नहीं सुना, हमने थोड़ा सा भी प्रीति जी का थोड़ा सा स्टेटमेंट सुना, उसके पहले हमने से कनेक्टेड। तो पहली बात तो कि एनजीओ से हमारा तात्पर्य क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नेट गेन ऑफर। होता क्या है कि आज की डेट, जैसे आपने कहा कि जो लोग गांव में नहीं जा रहे या सेवा करना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि 100% दें न दें, लेकिन 100% लेना कम। आजकल सब पॉलिटिकल पार्टी जन सेवा कर रही है, कितनी अच्छी जन सेवा हो रही है, देश की सेवा हो रही है, कितने % हो रही है, कितनी ईमानदारी से हो रही है, कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग देखें। तो जो एनजीओ की जो बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई, इसके पीछे सिर्फ यही है कि लोगों ने इसको धंधा बना दिया। मैं ये मानता हूँ कि अब भी अच्छे लोग हैं और हमेशा रहेंगे जो वास्तव में कुछ करते हैं, करेंगे, लेकिन देखा यह जाता है कि हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, क्योंकि मेजॉरिटी गरीब है। इसी प्रकार से एनजीओ जो कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ एनजीओ क्या कर रही है, ये हमें थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा और इस पर चेक करना होगा, चेक एंड बैलेंस थोड़ी करनी होगी। नहीं तो ये एनजीओ ऐसे उल्टी जाएगी कुकर मुक्तों की तरह, और एक दिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, सिर्फ एनजीओ सब कुछ करेंगे, नहीं कुछ नहीं होने। अब सवाल है कि आपने कहा कि ये क्यों गांव में क्यों नहीं जा रहे। आप देखिए, गांव में प्रॉफिट के चांस बहुत कम, गांव में जाना सेवा करना भी कठिन काम है। तो जहां प्रॉफिट कम हो, सेवा में ज्यादा टाइम और मेहनत लगती हो, एफर्ट लगते हो, वहां कोई क्यों जाना चाहेगा, बड़ी सीधी चीज। लेकिन जो सच्चे दिल से करना चाहता वो तो समुद्र पार भी चला जाएगा, गांव की क्या बात है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि एनजीओ किस तरह, उनकी मेन भावना क्या है, उनके मुख्य उद्देश्य क्या है,
और अगर वो खुद देश को हम वास्तव में लोग करना चाहें जो करें तो वो गांव में भी जाएंगे, काम भी करेंगे और एनजीओ कुछ काम करते भी। ऐसा नहीं कि कितनी सभी गड़बड़ है, लेकिन समस्या यही है कि आजकल की राजनीति जैसे बेकंट्रोल हो गई, विदाउट कंट्रोल हो गई है, उसी प्रकार से आज के एनजीओ बेकंट्रोल हो गए हैं। इसलिए सारे विचार तब तक कुछ मायने नहीं रखते जब तक कि हम उनको नियंत्रित न कर सके, उन पर कोई अंकुश न लगा। ये मेरा विचार है। और इसीलिए एनजीओ जो है कि लिमिटेड क्षेत्र में, आपके प्रश्न में आपने कहा कि वो गांव में नहीं जा रहे हैं, मैंने इसका मतलब ही है, आपने उत्तर ही दे दिया कि गांव में नहीं जा रहे। इसका मतलब एनजीओ का मतलब सेवा कम और कुछ और अधिक। जी सरीन सर, आपसे जानना चाहूँगा, प्रीति मैम के क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ूंगा कि ये मैडम बोल रहे हैं प्रोफेशनल एनजीओ वाई वी गिव अब 100%। आपको नहीं लगता अगर हमारे बिजनेस ही करना है तो और भी बहुत चीज़ें हैं बिजनेस करने के लिए रेदर देन प्रोफेशनल एनजीओ, वाई टू हैव एनजीओ? और एक आईबीए की मैं रिपोर्ट पढ़ दूँ, इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 22 में से 11 एनजीओ के जो फॉरेन से पैसा आता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? जी देखिए, अगर ये रिपोर्ट सही है तो सिंपल सा सवाल है, एफसीआरए के तहत विदेश से पैसा आता है, आप क्या कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट? एक मुद्दा है। और अगर मैं प्रीति जी की बात को लूं, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता कि प्रोफेशनलिज्म इज नेसेसरी। प्रोफेशनलिज्म इज नेसेसरी कहने का मतलब कहीं नहीं है कि मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, लेकिन ये सच है कि अगर मान लीजिए मैं कोई और जगह इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाए, मुझे एनजीओ चलाना है, तो आपको पूरी तरह से अलाउ है कि आप एक मानद ले लें, ऑनरेरियम ले लें और चलाएं, जिसमें अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। इवन पॉलिटिकल पार्टीज में होल्ड टाइमर्स का कंसेप्ट है, तो एनजीओ में होल्ड टाइमर्स का कंसेप्ट क्या बुरा है? पर आप ये माने कि सब कुछ आपको मिल जाए, वहां गड़बड़ है। ये लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एनजीओ की चर्चा करते हैं तो उसमें बाकायदा ये मुद्दा आता है कि ह्यूमन रिसोर्स जुटाया कैसे जाएगा। क्या अनक्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स को बिना पैसा दिए या थोड़ा बहुत पैसा दिए या लंच खिला दिया इस नाम पे क्या हम परमानेंटली जोड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको आप परमानेंटली जोड़ना चाहते हैं। कोई स्टिमुलेशन तो चाहिए, हम नहीं कह रहे 100%, इतना चाहिए कि जिंदा रहे। मैं बिल्कुल ऐसे बहुत से संगठन जानता हूँ, मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, जो बाकायदा जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ उस संगठन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और उसके लिए ऑनरेरियम ले रहे हैं। और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, अगर वो रियली चीजों को सीरियसली जानते हैं तो किसी और जॉब में बिजी नहीं है। अदरवाइज होगा क्या कि एनजीओ केवल अमीर लोगों की झोली में चले जाएंगे, आम आदमी एनजीओ चलाने का सपना भी नहीं देख पाएगा। जी मधु मैम, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमारी फॉर एग्जांपल कि हम एक बात कर रहे हैं कि 10 लोग ब्लाइंड के लिए काम कर रहे हैं जो उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं एक ही जगह पे, तो एक स्टूडेंट के लिए ये कैसे हम पहचाने कि कौन सी एनजीओ हमारे लिए बढ़िया है, कैसे मेजर कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक सिटी में ही 8-10 जगह कंप्यूटर का एजुकेशन चल रहा है, एंड कुछ लोग कंप्यूटर का जस्ट एज sake of giving education, they are giving computer education. Maybe they have kept 5 computer or maybe 1 instructor और instructor नहीं भी है तो कुछ लोगों को बिठा दिया गया है। कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो कि प्रोफेशनली उनको इस तरह की शिक्षा दे रही हैं, कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हैं। तो मुझे समझ में अच्छा, फिर इसमें उसका भी एक मुद्दा आता है कि कुछ एनजीओ चाहती हैं कि हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स लें, मे बी उनसे थोड़ा बहुत चार्ज किया जाए जिससे कि ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़े और हम अच्छी एजुकेशन दे सके। एंड कई जगह ऐसे हैं कि फ्री एजुकेशन दी जा रही है। फ्री एजुकेशन बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनका मुद्दा केवल एजुकेशन लेना ही, कंप्यूटर एजुकेशन लेना ही नहीं है, जस्ट टाइम पास करना है कि चलो 6 महीने ये कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी एनजीओ में जाएंगे, दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे हमें बड़ी मुश्किल होती है और समटाइम्स समझ में भी नहीं आता कि किस
स्टूडेंट को लिया जाए, किस स्टूडेंट को नहीं लिया जाए। कई बार हम लोग थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा है तो उसको हम लोग जरूर एजुकेशन दें अपनी एनजीओ में, और अच्छे से अच्छा सिखाएं, जिससे कि किसी से स्पॉन्सरशिप ले ली जाए और किसी उसके लिए एजुकेशन बाध्य ना हो हमारे एनजीओ में। बट ये सब लोगों को मतलब तैयार करने में बहुत ही एक मुश्किल काम है कि किसी के पास पैसे हैं नहीं है, कोई देना चाहता है नहीं चाहता है, तो एक बहुत बड़ा विषय हमारे पास आ जाता है और हम अच्छे स्टूडेंट्स का कई बार चयन नहीं कर पाते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स अच्छी एनजीओ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। एक मेरा कहना ये भी है कि एनजीओ ठीक है 10 लोग कंप्यूटर सिखाएं, बट अगर एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से बातचीत करते रहें, समझते रहें कि कौन कहाँ क्या सिखा रहा है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो कि नहीं हो रहा है कि एनजीओ में हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। मे भी कुछ लोग अपने काम में ही बहुत व्यस्त हैं, कुछ लोग नहीं भी करना चाहते हैं, तो कई मुद्दे हैं इसके। जी ये बहुत अच्छे पॉइंट आपने उठाया, इस पर मैं आऊँगा। जी नूपुर मैम, आप ये बताएं कि एनजीओज खोलने के लिए जहाँ एक मास्टर डिग्री होती है, जिन्होंने सोशल वर्किंग करनी है, जैसा आप पढ़े भी हैं, तो क्या ये तमाम लोगों के लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए? और आपको लगता है कि कोई जो एनजीओज का जो स्पेशली जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, आपको लगता है कि एक एंट्रेंस ज़रूर रखना चाहिए, ताकि जैसे मैम बताया कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार हर कोर्स करते हैं वहीं रहते हैं, तो उनके लिए क्या आपके सजेशंस है, कैसे इन चीज़ों से निपटा जाए? तो जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि फिर से अपना पहला सवाल बोलेंगे जरा दानिश? जी जी, पहला सवाल फिर से बोले, फिर मतलब फिर से मैं दूसरे सवाल खोलने के लिए कोई एजुकेशन या मास्टर डिग्री जरूरी होनी, कंपलसरी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं डिग्री काम आती है और कहीं कहीं पे मतलब जब डिग्री में उनको एजुकेशन दी जाती है वो यूजफुल भी रहती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को डिग्री की ज़रूरत होती है। और पहली चीज़ होती है इंटेंशन। अगर इंसान की इंटेंशन सही है और काम करना चाहता है ग्राउंड रूट लेवल पे, तो डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो इंसान की इंटेंशन अगर पक्की हो तो वहाँ सब कुछ काम हो जाता है। डिग्री केवल उसको फैसिलिटेट करती है। अगर मेरी इंटेंशन है मैं एनजीओ में काम करूँ, मुझे फंड रेज कैसा करना है, तो प्रॉब्लम मेरी डिग्री में मैं जो सीख के आऊंगी मेरे कॉलेज में वो मुझे मदद करेगा वहाँ पे जब मैं फंड रेज करने जाऊंगी। तो अच्छी अगर हो डिग्री तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी इंटेंशन है बंदे की अच्छी तो सीख जाएगा एनजीओ ज्वाइन करने के बाद में। दूसरा सवाल दानिश जी, एंट्रेंस में एडमिशन लेने के लिए एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए एज अ स्टूडेंट और एंट्रेंस होना अच्छी बात है, क्योंकि हमें एक लेवल उनकी टेस्ट करनी होती है स्टूडेंट्स की, और हमें सब तरह के बच्चों को मतलब जैसे हम एक अगर कोर्स रन कर रहे हैं तो एक लेवल हमारे पास होना चाहिए कि हम इतने लेवल के बच्चे ले रहे हैं और इतने लेवल के बच्चों को मदद करने वाले हैं। तो उस तरह से एंट्रेंस मदद करती है और होनी भी चाहिए। बात आती है उन बच्चों पे जो कि ज्यादा अच्छा अंग्रेजी नहीं जानते हैं या उनका एप्टीट्यूड उतना ऊंचा नहीं है, तो क्या एनजीओ को उनको छोड़ देना चाहिए? क्या उनको कैसे मदद करना चाहिए? उनके लिए अलग एनजीओ खोली जाए बेसिक ट्रेनिंग के लिए, आपको लगता है ऐसा? उनके लिए दूसरी एनजीओ नहीं खोली जाए, प्रॉब्ली वही सेम एनजीओ उनके लिए थोड़ा लो लेवल का कोर्स कर दिया जाए, जैसे कि बच्चा निगलेक्ट ना हो। जिस बच्चे को पढ़ने की सीखने की इच्छा है उसकी इच्छा मारी ना जाए। तो एनजीओ को उस तरह से फोकस करना चाहिए कि हमें सब तरह के बच्चों को एडमिशन देना है और सब तरह के बच्चों को हेल्प करनी है। बस उसको ब्रैकेट में डालने के लिए, एक ग्रुप में डालने के लिए एंट्रेंस मददगार होंगी। जी, प्रतीक अग्रवाल आप सभी को ग्रीटिंग कर रहे हैं। अच्छा आइडिया है। हाँ जी जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। लिसनर्स की ग्रीटिंग है आप सभी के लिए। लर्निंग अ लॉट फ्रॉम डिस्कशन फ्रॉम रीडिंग।
जी तो बस मुझे यही कहना था। जी प्रीति मैम आपके पास आता हूँ, 2 सवाल आपके लिए। पहला, क्या एनजीओ ज़रूरतमंदों को बढ़ा रही हैं या ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं? क्या मकसद है ज़रूरतमंदों को बढ़ाना? नंबर 2, जी क्या हम भूखों को खाना खिलाने के लिए एनजीओ खोल रहे हैं या फिर भूखों को सिखाने के लिए कि कैसे कमाएं वो खुद और वो कैसे खाएं? क्या फोकस है हमारा और जी। क्या इस दिशा में हम सही जा रहे हैं? जी जी मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगी कि क्या हम भूखों को खाना खिला रहे हैं या भूखों को खाना कैसे उगाएं और कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने वो सिखा रहे हैं। इसको जनरलाइज करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनजीओ जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एनजीओ हर जगह उभर के आ रही हैं। बहुत कम ऐसे एनजीओ हैं जो एक्चुअल में जो उनके बेनिफिशरीज हैं, जो वहाँ पे लोग जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। जहाँ तक मेरे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है एनजीओ के साथ, लेकिन जहाँ तक मैं देखती हूँ कि बेनिफिशरी शुरुआत में बेनिफिशरी रहता है और जब वो निकल के आता है वो उसके बाद भी बेनिफिशरी रहता है। वो इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि जब एक बच्चा स्कूल में एंटर करता है किसी भी एनजीओ में, तो उसको ये समझ में आता है कि लोगों के और सबके डोनेशन में मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और उसके साथ इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं कि आज का खाना जो है वो मिसेज कपाड़िया दे रही हैं, तो जब तक मिसेज कपाड़िया आके खुद बांटेगी नहीं, स्कूल भले डिले हो रहा है लेकिन जब तक वो मैडम डोनर मैडम आके हाथ नहीं लगाएंगी जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। वो जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है कि क्लासेस में टीचर्स खड़ी हैं, बच्चे भूखे खड़े हैं गेट पे क्योंकि डोनर जो है लेट हो गया है। अब ये इसमें एनजीओ की भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उनके पास इतने फंड्स नहीं है शायद, और उनको जो भी मिलता है उससे वो काम चलाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके दिल पे क्या दिखती है, उनको ये समझ में आ जाता है कि हम सिर्फ भिक्षा से जो कुछ हमें मिल रहा है वो एजुकेशन तो है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एजुकेशन जो उनके कैरेक्टर में होती है वो होती है कि बेगिंग एंड टेकिंग डोनेशंस इज ओके, ठीक है, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। तो हम जब ऐसी जगहों से निकल के बाहर आते हैं तो हमारा एक मुद्दा हो जाता है कि हमें और चीजों के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हमारे कैरेक्टर में सिखाया गया है कि वी हैव टू बी गिवन, दिस इज अ। तो एक तो मैं वो रिस्पॉन्ड आपका मैंने इसलिए एक एग्जांपल दिया है, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। दूसरा सवाल आपका था कि जरूरतमंदों को, देखिए मैं जरूरतमंद शायद नहीं थी, मैं जब छोटी थी और मुझे स्कूल की जरूरत थी और मैं एनजीओ में गई थी, ऐसा नहीं था कि मैं जरूरतमंद थी। हाँ, एजुकेशन के लिए मैं जरूरतमंद, लेकिन फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू माय पेरेंट्स पैसा दे सकते थे, मेरी फीस दे सकते थे, दूसरे रेगुलर स्कूल में मुझे पढ़ा थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्कूल्स और रेगुलर इंस्टीट्यूशंस में और रेगुलर जगहों में हम लोगों को जो बेनिफिशरीज कहलाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम विजुअली इम्पेयर्ड की तरफ से बात कर रहे हैं, हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जगह ही नहीं है, तो हमें जरूरतमंद है या नहीं है, हमें वहां जाना ही पड़ता है, हमें वहां से, बिकॉज वहां पे एटलीस्ट रेगुलर इंस्टीट्यूशन रेगुलर जगहों से एटलीस्ट हमें पता है कि हमें सर्विसेज तो मिल जाएगी। और हाँ, कुछ लोग जरूरतमंदों के साथ साथ ना जरूरतमंदों को भी ले लेते हैं, क्योंकि लोग पहुंच गए तो वो अगर अच्छे लोग हैं, उनका मोटिव अच्छा है या कोई डोनेशन दे सकता है, तो हर किसी का अपना अपना वो होता है मुद्दा। लेकिन हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि देखिए हम एनजीओ की बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये देश बहुत बड़ा है, इसकी नीड इतनी ज्यादा है, और हम लोग जितने लोग इसमें जुड़ सकते हैं, आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमें न्यूआंसेस, कुछ हमें डायरेक्शंस और कुछ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन हमें या गवर्नमेंट को या जोड़ना चाहिए, ताकि एनजीओ खुले और आगे से आगे बढ़े। और एक छोटी सी बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हम गांव में नहीं पहुंचते,
गांव में पहुंच के काम करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। और वो देखिए, हाँ आसान तो है, बहुत मुश्किल है गांव में काम करना। और मैं ये छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, और उसी से मुझे समझ में आ गई कि गांव में काम करने का क्या मतलब होता है। कितनी आप जितना भी पैसा लेके जाएं, लेकिन अगर यदि आपने गांव के लोगों के साथ जुड़ के काम करना है, हमको एक्चुअल में खाना उगाना और खाना बनाना सिखाना है। जी, मैं यहाँ पे प्रीति जी के साथ ऐसे ही जस्ट एक क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ। जब आपने जरूरतमंद की बात की है, तो ये दो तरह से हो सकता है। मे बी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि जरूरतमंद हैं, जिनके पास तब आर्थिक अभाव है, वो चाहते हैं कि भाई हम कॉलेज में चले जाएं और पढ़ें। दूसरे जरूरतमंद ऐसे हैं हमारे इसमें दृष्टिहीन क्षेत्र में कि मे बी उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ये है कि भाई एक अच्छी एनजीओ के पास पहुंचेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एज ए डोनेशन और एज ए something, if they can contribute to the organization, it can reach to the other way of students, those who cannot afford to do that. But ऐसा होता नहीं है। most of the time people will take advantage कि अरे ये तो सब फ्री में दे रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, वो भी नहीं करते हैं। जी सरीन सर, इसमें एक और दूसरा पहलू भी है दानिश, ये तो बच्चों का है। जब एनजीओज के साथ में लोग काम करते हैं, जुड़ते हैं काम करने के लिए, तो एनजीओज को काफी फंड आता है, काफी स्पॉन्सरशिप्स भी आती है। पर कितने बार होता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि इनका अपना जरूरत पता नहीं है या नहीं है, पर एनजीओ में काम करना है, हम तो जी पैसे नहीं दे सकते हैं ज्यादा। तो काम करना है तो कर लो। सो देयर इज अ 360 डिग्रीज अराउंड इट। तो एक तो बच्चे जरूरतमंद आते हैं, एक एम्प्लॉय जरूरतमंद होते हैं जिसके जाहिर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी लाइफ की उनको अलाउ करती नहीं है काम करने के लिए। जी, सब तरह से देखना पड़ता है एनजीओ, जब एनजीओ अपना बिजनेस चलाता है नहीं चलाता है, सोचने के लिए। त्रिपाठी सर 2 पॉइंट रखूंगा। नंबर 1, एनजीओ का नाम नहीं लूंगा, वहाँ पर एक साइटेड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है जो ब्लाइंड को फ़ोन करके पूछती है कि इनको कैसे सिखाएं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ एनजीओ ऐसी हैं जब उनको फंड के लिए क्वांटिटी शो करनी होती है, जो बच्चों ने पढ़ लिया होता है, जी मैम, उनको दोबारा बुलाया जाता है। जी मैम, योर वॉइस इज देयर। तो उनको शो करने के लिए नंबर्स को बुलाया जाता है। वो खुद बुलाते हैं, तो वो खुद चाहते हैं कि वो पढ़े रहें। यहाँ पे फंड आता है, नंबर दिखाने हैं। एक बंदा 10 करे या 15 कोर्स करे, उनको लेना देना नहीं है। तो क्या हम समझे कि एनजीओ सोशल सर्विस की ओर जा रही है, जो सोशल वर्क की ओर? त्रिपाठी सर, ऐसा है कि जो आपका सवाल ये है कि इस तरह की जो स्थितियाँ होती है, खुद उनसे कहते भैया बने रहो यहाँ, क्योंकि तुम्हारे नाम से फंड आ रहा है, आप लोग के आड़ में हम अपना खेल खेल रहे हैं, तो उन्हें रखना चाहते हैं। तो जो ये दृष्टि है, मैंने कहा ना, एक्चुअली बेसिक दृष्टि वही है कि एनजीओ का मतलब सेवा भाव तो सिर्फ कहने को है, या बहुत लिमिटेड अगर क्षेत्र में है तो बहुत लिमिटेड क्षेत्र में है, हैंडीकैप के क्षेत्र में थोड़ा सा कह सकते हैं, बाकी नहीं कह सकते। अदरवाइज तो सिर्फ ये है कि किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा हम खाएं, ये तरीका है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में जब खुला ये 1985 में, तो एक एनजीओ को पेड़ लगाने का, कैंपस में पेड़ लगाने का दिया गया काम, उसको पेमेंट भी किया गया अच्छा खासा, और वो हर साल पेड़ लगाता 15 अगस्त को। और अब तक हमारे कैंपस में पेमेंट के साथ इतने पेड़ लग चुके हैं कि जितनी कैंपस में जगह नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होता है। और ये केवल एनजीओ की बात नहीं है, मिड डे मील से लेकर जितनी योजनाएं चल रही हैं, सरकारी गैर सरकारी, सब के सब एक प्रकार का क्या कहें भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है। और ये सबको पता है, 90% लोग जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन बस हम लोग इन्हीं डिस्कशन और इन्हीं बातों में रहते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। जबकि तरीका ये है कि अगर एनजीओ को आपको जैसे चाहते हैं, आपको जिन्हें जरूरतमंद है उनको काम सिखाया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, जो उनके रिक्वायरमेंट है पूरे किए जाए, तो पैसे से नहीं होते रिक्वायरमेंट, जहाँ इच्छा है लोगों को करने। पहले जब नहीं थे एनजीओ, आपको पता होगा, भारत में एनजीओ कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया,
50s में 60s में कहाँ थे एनजीओ? जो एनएफडी हम लोगों ने बनाई थी जब, तो अपने अपनी जेब से चंदा लगा के बनाई थी, और ऐसे कई एनएफडी जो इंस्टीट्यूशन बनाए जेब से लगा के लोगों ने बनाए, और काम नहीं किया, कोई एड नहीं थी। तो सिर्फ बात यह है कि एनजीओ का जो जज्बा है वो अच्छा था, लेकिन वो आज खत्म है। और आज केवल प्रोफेशनलिज्म के नाम पर, प्रोफेशनलिज्म होता है एक्चुअली ट्रेनिंग देने के लिए या ट्रेंड लोगों के लिए, लेकिन आजकल प्रोफेशनलिज्म हो गया हाउ टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है इसने हमारा भट्टा बैठा दिया देश का, और जब तक ये चलेगा फिर उसके पक्ष में बड़े बड़े एडवोकेट, अभी आपको पता होगा कि सलमान खुर्शीद साहब हमारे जो विदेश मंत्री थे पहले, उनका एक एनजीओ पकड़ा गया था जिनने ब्लाइंड को, हैंडीकैप को तमाम सामान बांटा, और पता चला ना कहीं कुछ बटा ना कहीं कुछ है, सिर्फ पैसा पूरा पहुंच गया ठिकाने पे जो पहुंची। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी टीवी में, और ऐसा एक पकड़ा आपने, सब हर जगह लगभग यही हाल है। तो ये जो आपके सवाल हैं ये तो तब हैं जब कुछ जरूरतमंद या जरूरतमंद हो। यहाँ तो कोई जरूरतमंद है ही नहीं, यहाँ तो जरूरतमंद है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि एनजीओ में मिल रहा है उसके नाम से, तो जो जिसे मिल रहा है वो भी खाना चाहता है, और जो उसको करवा रहा है वो भी सोचता है हमारा भी हिसाब किताब है। तो ये सारे सवाल ही आज निरर्थक हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जी। और कितनी सारी कंपनी अपने नाम पे फाउंडेशन बना देती है एनजीओ के नाम से कि अपना टैक्स बच जाएगा। बिल्कुल, उसी पे आऊंगा और अपना मैं, टोपी बचाते रहती है जी, टैक्स पर ही आऊंगा मैं आपके पास उसके बाद जी। सरीन सर, एक मैं और आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर दूं। अभी स्कूल अभी जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुले हमारे डिसेबल, मैं को ब्लाइंड की ज़्यादा मैं खबर करता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, तो एक फैमिली स्कूल में गई, उन्होंने बोला कि भाई आपके बच्चों के जो गारमेंट्स हैं वो 6-6 पेयर हमें चाहिए, तो आप तो 2-2 लाए हैं, हमें 4-4 के पैसे दो, और यूटेंसिल्स भी हमें उतने ही चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला जी हम ला देते हैं। बोलते नहीं, आप लाने की क्या जरूरत है, बैंक में डिपॉजिट करवा दो। हेलो, तो हम आपको जी जी मैम, तो आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दें, हम खुद ही दे देंगे। तो जो रिसिप्ट उन्होंने काटी वो डोनेशन के नाम की काटी। तो ये सरीन सर, ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर 2, क्या कोई ऐसा लीगल कोड है एनजीओस की जो मॉनिटरिंग करे, और क्या कुछ ऐसा कोलेक्टिव, कुछ ऐसा लॉ है जो, या कुछ ऐसा मेथड है जिसमें सभी एनजीओस के लिए बराबर है कि आपको इतना अमाउंट स्पेंड करना है, इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है? देखिए, आपका पहला सवाल सीधा सीधा किसी भी एनजीओ की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मैं एनजीओ का नाम भी जानता हूं, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना बार जरूर कहना चाहूंगा कि यदि एनजीओ से लाभान्वित होने वाला बच्चा या उसका अभिभावक वो एक्टिव नहीं है, तो ऐसी गतिविधियां चलती ही रहेंगी। उसमें हमारी अपनी सकारात्मक भूमिका की जरूरत है। तो जहां हम ये एहसास करा देंगे कि हमें लूट लो, तो हम अब तो लूटे ही लूटे, तो क्या पाएंगे। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, मॉनिटरिंग की आवश्यकता, कोई ऐसा विभाग जो ये देखे कितना खर्चा कैसे हो रहा है। पिछली 2 हफ्ते पहले की बातचीत में मैंने कहा था कि ये जो मॉनिटरिंग हो रही है ये केवल इन टर्म्स ऑफ बिल्स एंड रिसीट्स हो रही है। ये मॉनिटरिंग हो रही है कि एक अकाउंट ऑडिटर जो है, आपने अकाउंट कैसे जो उसको बाकायदा ऑडिट करा लिया, और ऑडिट के नाम पे आप केवल रिसीट्स, वाउचर्स और बिल दिखा रहे हैं। सोशल ऑडिटिंग का कंसेप्ट अभी भी बहुत थोड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फ इवेल्युएशन का यूज करते हुए सोशल ऑडिटिंग कराते हैं। उनमें एनजीओ की भूमिका जो फर्दर दूसरे एनजीओ की सोशल ऑडिटिंग करते हैं, लेकिन व्यवहार में आमतौर पर हर ऑर्गेनाइजेशन जो चला रही है, पैसा ले रही है, वो इतना करके कि मैंने उसकी रिसीट दे दी, वाउचर दे दिया, बिल दे दिया, स्टोरीज ओवर। मुझे लगता है कि इसमें शायद ओवर जनरलाइजेशन है कि सब कुछ कमाया ही जा रहा है। कमाने वालों का चेहरे दिखते हैं, लेकिन कमाया इस स्टाइल से जा रहा है कि देखने वाले चेहरा देखना नहीं चाहते क्योंकि उनको कट मिल रहा है। तो एक सीधी सी बात है, संयम है, कोतवाल तो डरता है, कावल बात है। मेरा मानना बहुत साफ है, ये पूरी एक सिस्टेमिक और एक सिस्टमिक सर, एक मिनट, किसी बैकग्राउंड नॉइज है, एक मिनट रुकिए काइंडली, जिनकी ओर से भी ये आ रही है जी अवॉइड करें। जी सरीन सर, मेरा ये कहना है कि सिस्टमिक मिली भगत किसी ढंग से
कम की जानी चाहिए और बाकायदा एनजीओ को इसके लिए खुद भी बैठना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका मैंने विजिट किया, वहां मैंने एनजीओ का एक कॉन्फेडरेशन स्टाइल देखा जो अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट चलता है। या मान लिया डिसेबिलिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बाकायदा एक सेंट्रल लेवल पे डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंडर डिफरेंट स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगी। तो एक चेक एंड बैलेंस है। हमने अभी तक जहाँ छाई भी है पाई भी है, हमने तो कॉन्फेडरेशन का हेलो जी जी मैम जी सर लगता है somebody is using computer I think that making noise. हेलो दानिश जी। जी जी सर। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। ये कोई सब यूज कर रहा है, ये किसी और से जो उसकी आवाज आए इसको क्या कह रहे हो? नहीं कंप्यूटर आपका चल रहा है भाई जो यूज कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा कहना है ऐसा I can't hear. I'm connected, but I cannot hear. हेलो जी। देखिए मेरा ये मानना है कि कुछ उस ढंग का चेक एंड बैलेंस जरूरी है और सोशल ऑडिटिंग भी जरूरी है। उसके बिना मुझे नहीं लगता है कि काम होगा। वो ये कह सकता है सोशल ऑडिटिंग के नाम फर्दर करप्शन होगा, तो नहीं है। मैं मानता हूँ सोशल ऑडिटिंग इसका सबसे बड़ा विरोध। Some background disturbance is there. Kindly आप उस डिस्टर्बेंस को बढ़ाएं जिसकी ओर से आ रही है। बिल्कुल सहमत है। इस तरह का कुछ सोशल ऑडिटिंग और सम टाइप ऑफ कन्फेडरेशन बनना चाहिए जिसमें कि हम सभी लोग आए एंड इन सब चीजों को डिस्कस किया जाए कि कहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, कहाँ काम हो रहा है, किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। तो नाउ दिस CSR रूट, गवर्नमेंट फंडिंग, बहुत सारी चीजें, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। जी मैं वापस आ गई। जी जी। नूपुर मैम आप बात कर रहे थे कंपनीज की और वो जरूरी है डिस्कस करना। कई बार कुछ एक मद्रास की एक NGO थी जो वर्क करती है मेंटली रिटार्ड के लिए और कमर्शियल सेक्स वर्कर के लिए। तो वो उन्होंने जो अपना अमाउंट शो किया सिर्फ इतना कर दिया कि हमने वर्कशॉप कंडक्ट की थी। पर क्या आपको लगता है ये कंपनीज जो हैं, जो ATG का जो सिस्टम है या NGOs जो सोसाइटी को बनाने का है, उसमें थोड़े अमेंडमेंट चाहिए, कुछ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए ताकि हर कोई इतनी इजी से ना खोल पाए, या क्वालिटी होनी चाहिए कुछ इसमें। मेरा कहना यह है कि सब कुछ चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, चेक्स भी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। और अगर कंपनी बोलती है कि मेरी कंपनी चल रही, मेरे बेसिस पे मेरी फाउंडेशन भी चलेगी क्योंकि उनको टैक्स एग्जम्पशन चाहिए, तो ऑडिटर्स को उसके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर फाउंडेशन है तो कितना फाउंडेशन में जा रहा है और क्या काम हो रहा है फाउंडेशन में। केवल पेपर पे लिख देने के लिए फाउंडेशन है, फाउंडेशन नहीं होती है। अब जैसे एक फाउंडेशन मैं जानती हूँ, मेरे घर के पास में है, किसी बड़े हॉस्पिटल की फाउंडेशन है, और दैट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और वहाँ फाउंडेशन में कुछ नहीं होता है। अगर किसी को कंसल्टिंग भी करने जाना है तो पहले तो डॉक्टर मिलती नहीं है, अगर डॉक्टर मिल भी जाती है तो उसके लिए कंसल्टिंग है उनकी 500 रुपया डॉक्टर की, फाउंडेशन में, जो कि चैरिटेबल है। तो सब चीज की जरूरत है। और जहां तक मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी फाउंडेशन है बड़ी बड़ी कंपनी की, 90%, मोर देन 90% ऑफ देम केवल अपना टैक्स बचाने के लिए एक फाउंडेशन खोल के बैठा देते हैं कि हमारी फाउंडेशन चल रही है, और उसमें क्या होता है अंदर वो कोई देखने, पता करने, पूछने वाला है नहीं। तो उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, चेक्स चाहिए, ऑडिटर्स को पूरा क्लियरली उनको बताना चाहिए कि हम अंदर का लिखा पढ़ा पूरा जत्था देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है ऑन द ग्राउंड। कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली होना चाहिए जिससे कि पता चले कि व्हाट द फाउंडेशन इज वर्किंग, वेयर द मनी इज गोइंग, वेयर द मनी इज यूटिलाइजिंग, व्हाट इज देयर क्राइटेरिया,
all these things has to be totally decided and ये जी मैं इस पे आऊँगा। अब टाइम 9:51 हमारे पास 15 मिनट है और काफ़ी सवाल मेरे पास आ रहे हैं, कुछ मैं पढ़ने में भी असमर्थ हूँ शोर के कारण। जी प्रीति मैम, मैं आपसे एक सवाल चाहूँगा, ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब चाहूँगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले जिसमें अपने पिंचा जी, चीफ कमिश्नर विद द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, ये छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के साथ मिले थे और वहाँ बड़ी तारीफ कर रहे थे जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, जबकि ग्राउंड लेवल पे मेरे दोस्त ने दौरा किया छत्तीसगढ़ का, द सिचुएशन इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो क्या हम माने जो हमारे जो हमारे हेड हैं, जो हमारी सोसाइटी को चलाते हैं, जब उनके रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं बेसिकली किन्होंने उन्हें बनाया या किस काम के लिए वो आए हैं? क्या समझे इसको? जी, ये मैं ऑनेस्टली आपको सवाल बताती हूँ कि हमारे जो देश में जब एक पॉलिटिकली या हायरार्की में जब कोई बहुत सीनियर चला जाता है तो उसके लिए वो एक कंफ्यूज सिचुएशन में पहुंच जाता है। जरूरी नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसको रियलिटी पता नहीं है, लेकिन नंबर 1 उसको इतनी सारी चीजों में उसको जा के रिबन काटने होते हैं और स्पीचें देनी होती हैं कि उसको ग्राउंड रियलिटी से एकदम वो दूर पहुंच जाता है, उसमें वक्त ही नहीं है। अब जो उसे फीडबैक मिलता है इधर उधर से, उस फीडबैक पे वो काम चलाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल जब पोजीशन हो जाती है तो आपको आजू बाजू देख के भी चलना पड़ता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको कि मेरे फादर पोस्टेड थे गोवा में, डेपुटेशन पे गए थे, चीफ इंजीनियर ऑफ द स्टेट, उस टाइम यूनियन टेरिटरी थी, और वहाँ पे एक सिख गवर्नर उस टाइम आए थे। ये सब मेरे सामने, मैं तब 19-20 साल की थी, ये सब मेरे सामने हुआ। उन्होंने मेरे फादर को बुलाया, बोले यहाँ पे गुरुद्वारा नहीं है और यहाँ पे गुरुद्वारा बनाना है, क्योंकि सिख, आप भी सिख हो और बहुत सारे हेड जो यहाँ पे सिख हैं और बहुत सारी सिख जनता यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे एक अच्छा गुरुद्वारा नहीं है। तो आप क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड हो और बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे गोवा में हैं जिनके बड़े बड़े बिल्स आते हैं, आप इस पोजीशन में हो कि आप चंदा इकट्ठा करो गुरुद्वारे के लिए। तो मेरे फादर ने साफ मना कर दिया कि देखिए बिजली से रिलेटेड आप मुझे जो कहेंगे मैं करूंगा, किसको बिजली देनी है, क्या करना है। तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ कि मैं चंदा इकट्ठा करना जाऊँ गुरुद्वारे के लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि विद इन 3 months ही वॉज डिप्यूटेड बैक टू दिल्ली। हम लोग दिल्ली दौड़ते हुए हमारी पोस्टिंग हो गई, जबकि 1.5 साल अभी हमारे डेपुटेशन का मेरे फादर का वहाँ बचा था। और उसके बाद साथ साथ एक रिपोर्ट खराब लेके भेजी, दिस मैन इज नॉट फिट फॉर फर्दर प्रमोशन एंड ही हैज रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर, जबकि उनके साथ के जितने लोग थे वो सब एज मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, रिटायर हुए हैं। तो अब बताइए इस चीज का क्या जवाब है इस देश में? ये कितने लोग इतना कलेजा रखते हैं कि कोई बात नहीं, मरूंगा लेकिन डिसऑनेस्टी या गड़बड़ का काम नहीं करूंगा। जी अब अभी लास्ट 5 मिनट है, हम 1 मिनट का सभी के पास टाइम है और ब्रीफली मेरे पास 5-6 क्वेश्चंस लिसनर्स के। लास्ट में सत्येंद्र अरोड़ा जी का मेरे को क्वेश्चन है। जी त्रिपाठी सर, एक सवाल सभी के साथ छोड़ूंगा। इनका ये सवाल है कि NGO, ये कई लोगों को मैं जानता हूँ NGOs में जो पर्सनल बिजनेस के लिए पैसा लेती हैं। एक मैम, ये नाम मेंशन नहीं करें, मैम बोल रहे हैं, तो इसके लिए अगर उनको रोकना हो तो हम क्या कर सकते हैं? विद योर क्लोजिंग कमेंट। अगर हमें, मतलब इनका मोटा सवाल है कि अगर हमें पता लगे कि कोई NGOs के नाम पर पैसा ले रहा है जो कि NGOs पर नहीं लगाया जाता, तो उसको एक्सपोज कैसे किया जाए और इसको रोका कैसे जाए? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप RTI के द्वारा सूचना मांगिए या उन्हें जहाँ से मिलता है पैसा वहाँ से ऑडिट वगैरह उनका क्या हुआ, रिपोर्ट क्या, उसका पता करवाइए। और ये बात जो हम कह रहे हैं कहने में बड़ी सरल, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना बड़ा कठिन है। तो दूसरा इसका इलाज वही है कि अब NGOs कुछ ऐसे बनाए जाए जो दूसरे NGOs पे नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। फिर वो ठेकेदार बन जाएंगे। जी
भाई तो ये वो उनके ऊपर वाला क्या बोला चाहिए। उनका भी। जी जी त्रिपाठी सर कंटिन्यू प्लीज। जी सरीन सर एक क्वेश्चन। जी त्रिपाठी सर आपकी आवाज चली गई थी, बोलिए। हाँ, मैं ये मैंने जो कहा ना, तो यही तो एक्चुअली अब ये स्थिति बन रही है कि आप की जो बेसिक प्रॉब्लम एक्चुअली आज जितनी समस्याएं हमारे कंट्रीज की हैं, मोस्टली ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसलिए है कि हम उन्हें प्रॉब्लम हम मेंटेन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सारी समस्याएं जुड़ी हैं जनता की जागरूकता से। अभी सरीन साहब भी कह रहे थे कि हमें अलर्ट होना चाहिए, हमको नजर रखनी चाहिए, जनता को समझना चाहिए। तो अब जनता जब पढ़ी लिखी होगी तभी समझेगी। और आज की पॉलिसी वो है कि जनता जागरूक हो ही ना पाए। ये आजकल गवर्नमेंट सारी काम कर रही है इसी चक्कर में। तो जो शहर के कुछ लोग पढ़ जाते हैं वो अलग बात है, अदरवाइज मोस्टली इस पर हम पूरी आपको डिटेल बता सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं है। तो ये है कि जनता जागरूक होने से रही, और जब तक जनता जागरूक होगी नहीं तब तक ये पे चेक हो भी नहीं सकता, जांच हो भी नहीं सकती है। लिहाजा आप सिर्फ इसके कि इसको एक खबर बनाइए, डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए, रिजल्ट 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना। जी सरीन सर आपके लिए सवाल है एक लिसनर का कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, हम सोशल ऑडिट या फिर ऑडिट क्यों नहीं करवा सकते? इसका नियम नहीं है, सिंपल सी बात यह है। बाकी कराने में कराया जा सकता है, कराना भी चाहिए। मैं हालांकि इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं कि हम 0 पर हैं, 0 पर ही रहेंगे, कोई चेंज आएगा नहीं, ये मेरी मान्यता नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि केवल विदेशियों के आने से हमने एनजीओ और वॉलंटरी सेक्टर की बात समझ ली। अगर इसके इतिहास में जाएंगे तो बुद्ध का संघ उससे सबल उदाहरण शायद स्वयं सेवा के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आपका समय कम है इसलिए मैं केवल 2 वाक्यों से अपनी बात और भी समेट दूं। मेरा मानना यह है कि वॉलंटरी सेक्टर में सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो सेवा के बारे में सीधा सा कंसेप्ट है, कर सेवा और पा मेवा। मेरा मानना है उसमें जरूरत है स्वैच्छिकता की। अब अपनी इच्छा से कुछ काम करने की दृढ़ संकल्पना कर पाएं और ये महसूस करें कि आपके एक कदम से समाज 2 कदम आगे बढ़ लेगा, तब शायद कुछ हो सकता है। अन्यथा हम खाली वृक्षारोपण की सेवा कुछ नहीं कर पाएंगे। जी नुपुर मैम एक आपके लिए सवाल आया है कि जब हम की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्कर की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 3000 जब 3500 होती है, क्या हम इतने अमाउंट में परफेक्शनिस्ट जो प्रोफेशनल लोग अपॉइंट करवा पाते हैं? तो अगर हम नहीं करवा पाते, इस अमाउंट में कोई आएगा नहीं, तो फिर काहे को हम कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ज़्यादा चीज़ें मिलेगी? मैं ये सवाल मेरी ये बात हाँ जी के लिए। अच्छा अनुपुर आपका है, सॉरी एडिट कर। जी तो मेरा कहना, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ये मेरा नहीं है, एक लिसनर का सवाल है प्रतीक अग्रवाल जी का। जी कंटिन्यू। श्योर। तो बहुत से अगर एनजीओ को क्वालिटी काम करना है तो इनको क्वालिटी एम्प्लॉयज चाहिए। क्वालिटी एम्प्लॉयज चाहिए तो उनको क्वालिटी पे करना पड़ेगा। एनजीओ हमेशा अपना दिखाती हैं कि हम फटे हाल है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम चैरिटी पे चलते हैं, स्पॉन्सरशिप पे चलते हैं। कई एनजीओ की है भी सिचुएशन खराब, वो हम समझ सकते हैं, पर कई एनजीओ की सिचुएशन बहुत अच्छी है, खूब अच्छा फंड आता है, वो भी अपने एम्प्लॉयज को अच्छा पे नहीं करती हैं और उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखती है। उनको क्या करती है, क्या फंड आता है, क्या नहीं आता है, कहाँ जाता है, क्या करते हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा घोटाला होता है, समझ में नहीं आता कैसे क्या होता है। मैंने कभी किसी एनजीओ में पर्सनली काम नहीं किया है तो मुझे एक्सपीरियंस अपना नहीं है, पर थोड़ी बहुत बातें जिससे जहाँ से पता लगती हैं कहीं थोड़ी बहुत, तो वो मैं बता रही हूँ। तो एनजीओ को अपने एम्प्लॉयज को अगर रिटेन करना है, उनको क्वालिटी काम चाहिए, तो उनको थोड़ा सा अच्छा पे करना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचे तो एम्प्लॉयज के पास भी अपनी फैमिली है जिसको उन्होंने सस्टेन करना है, तो चाहते हुए भी वो एनजीओ को सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ रिक्वायर करती है, दे नीड टू अर्न मोर। जी तो एनजीओ कंप्लीट कीजिए। तो एनजीओ को रियलिस्टिक बेसिस पे समझना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज देयर रियल रिक्वायरमेंट। जी मधु सिंघल मैम एक सवाल आपके लिए है कि क्यों एनजीओ हर वक्त खाना खाने के लिए पैसा मांगती रहती हैं, जबकि ना तो खाना दे पाती हैं अच्छे से, ना वाई वो
अच्छी टेक्निकल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए बोलती हैं, या कुछ और रिक्वायरमेंट्स को बोलती हैं? एक लिसनर का सवाल। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी एनजीओ सेम है कि वो खाना खाने के लिए ही पैसा मांगती हैं, लेकिन कई बार देखा गया है उनको ऐसा लगता है कि 150, 150, 200 ब्लाइंडों को बिठा के अगर खाना खिला दिया जाए तो हमारे डोनर्स भी खुश होते हैं उसमें कि चलो हमने किसी को खाना खिला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी एनजीओ ऐसा नहीं कर रही हैं। सभी लोग, बहुत सारी एनजीओ में अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो बहुत सारी एनजीओ बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। मालूम है कि व्हाट इज द नीड, उस नीड के अकॉर्डिंगली ही दे विल टेक द मनी और अकॉर्डिंगली दे विल शो इन देयर बजट ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कहूँगी सारी एनजीओ ऐसा करती हैं, बट सम एनजीओ, यस आई एग्री विद यू, उन लोगों का चलन ही ऐसा हो गया है। मैं एक डिस्कशन में आऊँगा रिपोर्ट्स लेके, कितनी एनजीओज में किस तरह का खाना मिलता है और किस तरह की वहाँ की फैसिलिटी है। मैं एक डिस्कशन में आप सभी को मिलूंगा एक रिपोर्ट के साथ। जी प्रीति मैम, फाइनल में आपके मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा, और ये क्वेश्चन नुपुर मैम वाला आप बोल रही थी, इसको कंटिन्यू करते हुए आप एंड कीजिए आज की डिस्कशन का। जी मैं ये बताना चाह रही थी, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट्स करती हूँ और बहुत सारे एनजीओ के लिए भी रिक्रूटमेंट करती हूँ, तो एक से, और ये इंटरनेशनल एनजीओ के लिए भी और इंडियन एनजीओ के लिए भी रिक्रूटमेंट करती हूँ। तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पैसे की कमी करते हैं, हमें प्रोफेशनल जेडीज आते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो एक बार वहाँ पे बिल्कुल भी आप कंपेयर नहीं कर सकते कहीं से भी सैलरी, वो इतनी लो सैलरी ऑफर करते हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट एक और बात है कि इतने लोग भी नहीं, इतने एनजीओ हो गए, तो जो एनजीओ के एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए वो नहीं है मिलते, तो कॉर्पोरेट से लोग लाने के लिए हमें इनकरेज किया जाता है। तो कॉर्पोरेट छोड़ के क्यों आदमी आएगा जब उसको प्रोफेशनलिज्म चाहिए लेकिन पैसा नहीं देना। तो एक तो ये बात है, और क्वालिटी, एज नुपुर ने कहा, क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। अगर हमें क्वालिटी नहीं चाहिए तो फिर तो जो मर्जी करते रहे हम। फिर लोग, करप्शन भी आ जाता है बीच में। अगर क्वालिटी, पैसा नहीं दे रहे हैं, काम चाहिए, तो ऑब्वियसली वो पैसा खाना पीना उड़ाना भी शुरू करते हैं एम्प्लॉइज, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। तो मेरा ये तो मानना है कि हर इंसान के मन में एक एनजीओ, एक सेवा भाव जरूर होना चाहिए, लेकिन अब समय आ गया है कि बदलाव बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है। आज से 40 साल पहले और आज के डेट में एनजीओज ने बहुत योगदान दिया है, बहुत लोग टेक्नोलॉजी से लेके बहुत कुछ आगे बढ़ा है, तो पूरा नेगेटिव नहीं है। लेकिन अब प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन, ये दोनों को पकड़ते हुए हमें, ये एनजीओ के ऊपर नजर रखते हुए, और ये दोनों चीजें, प्रोफेशनलिज्म और क्वालिटी, और कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन का एक रोल कहीं से हमें लेके आना होगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सबको नहीं सर्व कर सकती। थैंक यू जी। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो उड़ान पर आने के लिए। मैं आप सभी का दिल से, अपनी टीम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने अपने कीमती व्यूज रखे। थैंक यू। और गुड नाइट। अगले रविवार मैं मिलूंगा मैट्रोमोनियल पर एक और डिस्कशन के साथ, और 30 सेकंड के ब्रेक के बाद मिलूंगा मिसेस कंफ्यूजन में। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट वेट, यू आर वेटिंग फॉर द शो, एंड शो विल बी विद यू विद इन 30 seconds.